फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर्किजा। कल हमने इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था और उसके हमने दो सब टॉपिक्स कवर किए थे। एक तो था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन बायर एंड सेलर और दूसरा था ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 31 ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर। अब इसमें क्या है, इसमें सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को गुड्स दे और बायर की ये ड्यूटी है कि वो सेलर को उन गुड्स की प्राइस पे करे। सेक्शन 32 पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस। अब जो गुड्स की डिलीवरी है और उन गुड्स की जो पेमेंट है ये कंकरेंट कंडीशंस है। कंकरेंट होता है कि ये साथ साथ चलती है। दैट इज सेलर अगर रेडी और विलिंग है गुड्स देने के लिए किसको, बायर को, तो उन गुड्स की जो प्राइस होगी वो बायर जो बायर होगा वो पे करेगा। सिमिलरली अगर बायर रेडी और विलिंग है उन गुड्स को प्राइस पे करने के लिए, तो जो सेलर है वो ये बाउंड है कि वो गुड्स जो है वो बायर को दे दे। सेक्शन 33 बात करते हैं डिलीवरी की। अब इसमें क्या है कि जो ये गुड्स होती है वो अगर पार्टीज एग्री करती है कि ठीक है इस तरीके से हम अगर आप कुछ काम करोगे तो जो गुड्स होंगे वो डिलीवर हो जाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है, या फिर अगर सेलर ने कुछ कहा है कि ठीक है मैं आपको गुड्स पोजेशन में दूंगा बायर को, तो जो सेलर ने कहा है कि जो सेलर ने बोला है कि मैं गुड्स दूंगा पोजेशन में आपके, तो इस तरीके से भी जो गुड्स है वो डिलीवर हो सकती हैं। सेक्शन 34 इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब कई गुड्स मंगाई गई हैं, उसका कुछ उसके प्रोग्रेस में कुछ अगर पार्ट उसका डिलीवर हो गया तो ये मान के चला जाएगा कि सारी की सारी जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं। बट अगर पार्टीज की ये इंटेंशन है कि जो पार्ट है गुड्स का उनको बल्क ऑफ गुड्स से सेवर किया जा सकता है, दैट इज उसको अगर अलग किया जा सकता है, तो जो वो सेवरेंस होगी वो ये नहीं मान के चली जाएगी कि पूरी के पूरी जो गुड्स है वो डिलीवर कर दी गई हैं। सेक्शन 35 बाय टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या है, जो सेलर है वो बायर को तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा जब तक बायर जो है वो अप्लाई नहीं कर देता डिलीवरी के लिए। दैट इज जो बायर है वो सेलर से ये नहीं कह देता कि आप मेरे को जो ये गुड्स है वो डिलीवर करो। सेक्शन 36 रूल्स एज टू डिलीवरी। अब इसमें क्या है, कुछ रूल्स बताए गए हैं कि किस तरीके से जो गुड्स है उनकी डिलीवरी होगी। वो रूल्स कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला, यह या तो बायर के ऊपर है कि वो गुड्स की पोजेशन लेगा, या वो सेलर के ऊपर है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा और वो बायर के पोजेशन में लाएगा। ये कैसे पता चलेगा, पार्टीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि एक्सप्रेस भी हो सकता है जो कि इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब इसके अलावा अब अगर प्लेस देखनी है कि कौन सी प्लेस पे जो गुड्स है वो डिलीवर करनी है, तो जिस प्लेस पे एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज का वो प्लेस हो जाएगी डिलीवरी की। या अगर ऐसे कोई प्लेस नहीं है तो जहाँ पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं या जो ये गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, उस प्लेस पे जो ये गुड्स है वो डिलीवर की जाएगी। जहाँ पे कि जो सेलर बाउंड है कि वो गुड्स दे किसको, बायर को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो और जो टाइम मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो उसको वो गुड्स दे। बट अगर ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेलर जो है वो बायर को रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जो गुड्स है वो डिलीवर करेगा। जहाँ पे कि जो गुड्स हैं एट द टाइम ऑफ सेल वो किसी थर्ड पर्सन के पोजेशन में है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि सेलर वो गुड्स जो है वो बायर को नहीं दे सकता। क्योंकि वो गुड्स ही जो है वो थर्ड पर्सन के पोजेशन में है। बट अगर थर्ड पर्सन ये कह देता है कि बायर के बिहाफ पे मैंने ये गुड्स पकड़ी हुई हैं, बायर को ये कह देता है कि मैंने आपके बिहाफ पे ये गुड्स अपने पोजेशन में रखी गई हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो थर्ड पर्सन है वो फिर बायर को वो गुड्स डिलीवर कर देगा। जो डिमांड होती है या जो टेंडर होता है डिलीवरी का वो क्या होगा, वो इनइफेक्चुअल होगा तब कब तक, जब तक वो रीजनेबल आवर के अंदर अंदर नहीं हो जाता है। अब ये रीजनेबल आवर क्या है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि डिपेंड करेगा हर एक केस पे। अब अगर अदरवाइज एग्री किया गया है तो जो एक्सपेंसेस हो गए गुड्स डिलीवर करने के किसको, बायर को, वो सेलर जो है वो खुद बियर करेगा वो सारे एक्सपेंसेस।
अब हम बात करते हैं सेक्शन 37 की, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इतनी क्वांटिटी की गुड्स देनी है बायर को, और अगर सेलर जो है जितनी क्वांटिटी मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में उससे कम क्वांटिटी देता है, तो बायर जो है वो या तो रिफ्यूज कर सकता है उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। बट अगर बायर ने वो क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ली है तो वो बाउंड है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट रेट मेंशन है उतना रेट वो सेलर को वो पे करे। सिमिलरली अगर सेलर ने जितना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है क्वांटिटी उससे ज्यादा अगर गुड्स दे दी है, तो जो बायर है जितना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी वो एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी को वो रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर उसने पूरे का पूरा एक्सेप्ट कर लिया है क्वांटिटी को, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट रेट मेंशन है उस हिसाब से वो सेलर को पेमेंट करेगा। अब अगर सेलर ने जो डिस्क्रिप्शन मेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट में उस डिस्क्रिप्शन को, कुछ गुड्स उस डिस्क्रिप्शन की है और कुछ गुड्स किसी और डिस्क्रिप्शन की है, तो बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है कौन से डिस्क्रिप्शन को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं थी उस डिस्क्रिप्शन को। अब जो ये सेक्शन की प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगी, वो सब्जेक्ट होंगी रादर टू द यूजेज ऑफ, अगर कोई भी ट्रेड चल रहा है या कोई भी कस्टम चल रहा है तो उसके वो ये जो प्रोविजंस होंगे वो उसके सब्जेक्ट होंगे। सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। नॉर्मल रूल ये कहता है कि जो बायर है वो बाउंड नहीं है कि वो थोड़ी थोड़ी करके जो गुड्स है उसको वो एक्सेप्ट करे, दैट इज वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको एक्सेप्ट करे। बट अगर कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि थोड़ी थोड़ी करके इंस्टॉलमेंट्स हो गए और अगर बायर कहता है कि ठीक है आप मेरे को इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स भेजो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वो हो सकता है। और उस सिचुएशन में जो बायर है वो फिर बाउंड होगा कि वो जो इंस्टॉलमेंट्स है उसी में ही वो गुड्स को एक्सेप्ट करे। अब जो सेल ऑफ गुड्स है उसमें अगर सेलर ने थोड़ी थोड़ी करके वो गुड्स दे रहे हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर उसने या तो डिलीवरी नहीं दी है या उसने कुछ इंस्टॉलमेंट डिलीवर करने में कोई नुकसान कुछ फॉल्ट कर दिया है, या फिर बायर ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले रहा गुड्स को, या फिर जो सेलर है उसने इंस्टॉलमेंट पे करने में कुछ गड़बड़ कर दिया, दैट इज कुछ फॉल्ट कर दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करना है या सिर्फ उस जो ब्रीच हुआ है उस इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग ब्रीच है वो देखनी है। वो देखा जाएगा कैसे, एज पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। सिमिलरली अगर जो कंपनसेशन क्लेम करनी है वो पूरे का पूरा ब्रीच है, उसमें देखा जाएगा कि कुछ जो इंस्टॉलमेंट का ब्रीच हुआ है उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन क्लेम करनी है, वो भी एज पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ही डिटरमिन किया जाएगा। सेक्शन 39 डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर। अब इसमें क्या है कि जो सेलर है वो ऑथराइज्ड है कि वो बायर तक गुड्स या तो सीधा क्या देगा कि ठीक है बायर को वो गुड्स दे देगा सीधा, या वो क्या कर सकता है वो कैरियर को दे सकता है गुड्स को कि आप बायर को डिलीवर करो, या वो वॉरफिंगर को गुड्स दे सकता है कि वो वॉरफिंगर जो है वो बायर तक जो गुड्स है उसको वो पहुंचाए। अब जो सेलर है वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसके साथ, या तो कैरियर के साथ या वॉरफिगर के साथ, किसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे कोई भी रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट उन गुड्स की नेचर के रिगार्डिंग। बट अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, दैट इज अगर सेलर ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है किससे, बायर के साथ या सेलर के सॉरी वॉरफिगर के साथ या कैरियर के साथ एज द केस में भी, और अगर उन गुड्स को नुकसान हो जाता है तो जो बायर है वो रिफ्यूज कर सकता है कि मैं अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं लूंगा, या फिर वो सेलर से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। अब अगर गुड्स जो है वो अगर सेलर जो है वो गुड्स समुद्र के रास्ते भेज रहा है, तो जो ऑर्डर प्रूडेंट सेलर होगा वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा बायर को किस चीज का कि सेलर जो है वो गुड्स को इंश्योर कराना चाहता है। बट अगर सेलर इंश्योर नहीं कराता है उन गुड्स को और अगर वो नुकसान हो जाता है किनका, गुड्स का, तो वो नुकसान की भरपाई जो होगी वो सेलर करेगा। या अगर कोई भी ऐसा रिस्क इन्वॉल्व है वॉयज के दौरान उन गुड्स को, तो वो सारे रिस्क जो है वो सेलर बियर करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 40 की, रिस्क व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सेलर कहता है कि मैं रिस्क बियर करूंगा किस चीज की, जो गुड्स डिलीवर करनी है किसी दूर की जगह पे जहाँ पे कि बायर रह रही है, जहाँ पे बायर कहते हैं कि मेरे को इस जगह पे गुड्स चाहिए, तो
अगर तो कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि जब तक गुड्स बायर के पास नहीं पहुंच जाती है वो सारा रिस्क जो है वो सेलर बियर करेगा, तो उस सिचुएशन में सेलर का बर्डन होगा। बट अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या है, जो रिस्क होएगा वो सेलर बियर करेगा, सॉरी वो रिस्क जो है वो बायर बियर करेगा। कब तक, जब तक जो गुड्स है वो उसके पास नहीं पहुंच जाती है, और अगर उसके पहुंचने तक वो गुड्स जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, दैट इज खराब हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वो सारा जो भी रिस्क वगैरह है वो बायर बियर करेगा। सेक्शन 41 बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर बायर के पास कोई प्रीवियस वो नहीं थी, ओकेजन नहीं था गुड्स को एग्जामिन करने का, तो जब तक जो बायर है वो गुड्स को प्रॉपरली एग्जामिन नहीं कर लेता है, किस चीज का, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हुई है क्वांटिटी या कुछ भी टर्म्स है, उस टर्म्स के हिसाब से जो गुड्स मेरे को डिलीवर हुई है या नहीं हुई है, जब तक बायर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेता है तब तक वो गुड्स की डिलीवरी जो होगी वो नहीं मानी जाएगी कि वो बायर को दे दी गई है। सिमिलरली अगर सेलर जो है वो अगर बायर जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सेलर से कि मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए गुड्स को एग्जामिन करने की, क्या चीज एग्जामिन करना है, सेम चीज कि जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है टर्म्स, उन टर्म्स के हिसाब से मेरे को जो गुड्स है वो डिलीवर हुई है या नहीं हुई है, तो सेलर जो है वो उसके रिक्वेस्ट पे मान के जो वो गुड्स है उसको वो कह सकते हैं कि ठीक है आप ये जो गुड्स है वो आप एग्जामिन कर सकते हो। सेक्शन 42 एक्सेप्टेंस। अब जो ये गुड्स है वो कैसे एक्सेप्ट हो सकती हैं। पहला, जहाँ पे कि जो बायर है उसने सेलर को इंटीमेशन दे दी कि ठीक है मैं जो ये गुड्स है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सेकंड क्या हो सकता है कि बायर जो है उसने जो सेलर जो कि ओनर है उन गुड्स का, उसके राइट्स के इनकंसिस्टेंट बायर ने कुछ काम कर दिया है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, जहाँ पे कि सेलर ने कहा था कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आप मेरे को बताओ कि आपने ये जो गुड्स है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रेपुडिएट कर रहे हो, और सेलर जो है जो बायर है उसने ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं दी है किसको, सेलर को, कि मैंने जो ये गुड्स है वो रेपुडिएट कर रहा हूं मैं। तो ये सारी सिचुएशंस पे क्या होगा, ये मान के चला जाएगा कि जो बायर है उसने जो गुड्स उसको डिलीवर हुई है वो उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। सेक्शन 43 बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दी हैं, दैट इज वो ये कहते हैं कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है कि वो गुड्स को वापस करे, किसको, सेलर को। अगर वो कह देता है, अगर वो इंटीमेट कर देता है कि मैं जो ये गुड्स है उनको वो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो इतनी इंटीमेशन जो है सेलर को वो काफी होगी। सेक्शन 44 लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या है कि अगर सेलर रेडी और विलिंग है कि ठीक है मैं आपको जो गुड्स है वो देने को तैयार हूं, बायर को ये बात कहता है, और बायर जो है वो जो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसको गुड्स लेनी थी उसने वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं की है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सेलर को उस दौरान कोई भी नुकसान हुआ है किसकी वजह से, बायर के निगलेक्ट या रिफ्यूजल की वजह से उन गुड्स को एक्सेप्ट करने की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बायर बाउंड है कि वो सेलर को जितना उसका नुकसान हुआ है वो पे करे, प्लस जो सेलर ने खर्चा किया है उन गुड्स की देखभाल करने का वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो बायर पे करेगा, किसको, सेलर को। बट अगर बायर के रिफ्यूजल से या निगलेक्ट से अगर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सेलर को गुड्स पे जो गुड्स है उनका जो भी प्राइस वगैरह है या जो भी उसको नुकसान हुआ है वो उसको पे करे। क्यों, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो गया तो वो पे क्या करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।